योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं सिद्धान्तशिरोमणेः कक्षायामस्याम्। मित्राणि, ह्यस्तनदिने सौरचान्द्रनाक्षत्र सावनमानानां परिभाषाः मया अहम् अवोचम् परिभाषाः, परन्तु अद्य तासां समासां परिभाषानां व्याख्यानम् उपस्थाप्यते। जब ये कहा कि रवेश चक्र भोगोर्क वर्षम प्रदिष्टम कि रवि का एक चक्र में एक जो भोग है वो एक चक्र के भोग में जितना समय लेता है वो उसका एक वर्ष हो गया, और उस हिसाब से जैसा कि मैंने कल ही रवि के विषय में क्लियर किया था, इसलिए उसको बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। संक्षेप में 2 वाक्यों में अगर मैं कहूँ तो बस इतना ही कहूँगा कि भाई ये जो आपका पूरा नक्षत्र चक्र है, यह नक्षत्र चक्र इससे सूर्य की कक्षा में जो विभाग हुआ, अब इस विभाग में सूर्य क्या करेगा, सूर्य चलेगा, इस प्रकार से भ्रमण करेगा। तो इस प्रकार से चाहे ये पूर्वाभिमुखी मान लीजिए, इस तरफ पूर्व दिशा है तो पूर्वाभिमुखी इस प्रकार से भ्रमण किया उसने, और ये जो भ्रमण करता है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ठीक। तो ये जो 12 राशियां हैं ना, इस प्रकार से इनका भोग करता है वो, और इसमें वो कितना टाइम लगाता है, 1 वर्ष लगाता है, ठीक। तो जो ये अब यह जो चक्र है जो कि 12 राशियों में बटा हुआ है, 12 राशियों में बटे होने की वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि एक चक्र को भोगने में का पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को 1 साल लगा, या ये भी कह सकते हैं कि एक चक्र जिसमें कि 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों को भोगने में उसने 12 महीने लगाए, ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी 1 वर्ष यानी 12 महीने। तो जब हमको 12 राशियों का भोग 12 महीने में, तो एक राशि का भोग 1 महीने में, और इस प्रकार से 1 महीने में एक राशि का भोग सूर्य करता है। ये एक निष्कर्ष हमने निकाला। जब एक बार ये निष्कर्ष निकाल लिया तो फिर हम उसके आगे की बात करते हैं कि भाई जब 1 महीने में एक राशि, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये एक राशि चलना आरंभ किया 12 बजे से और 1 बजे तक आया, तो ये जो एक राशि कंप्लीट की उसने सूर्य ने, ये 1 महीने में कंप्लीट की सूर्य अपनी कक्षा में 1 महीने में कंप्लीट कर रहा है। तो इस यानी 1 महीने का मतलब हुआ 30 दिन। तो 30 दिन में उसने एक राशि का भोग किया। तो एक राशि में होते हैं 30 अंश, यानी कि 30 दिनों में 30 अंश का भोग किया। तो 30 दिनों में इसको पूरा एक राशि यानी 30 अंश का भोग कर रहा है। तो यानी कि 1 दिन में 1 अंश का भोग कर रहा है। ये एक ऑन एन एवरेज निकाल लिया आपने, और इस प्रकार से आप कह देते हैं कि 1 अंश का भोग जितने समय में सूर्य करे वही आपका एक सौर दिन है। ये एक सामान्य सी परिभाषा आपने सौर दिन की दी, और सौर मान के बारे में आपने ये विशेष बात कही। अब हम कुछ चांद्रमान के बारे में बात करेंगे और पितरों के दिन की बात करेंगे। एक बात और कहेंगे, वो आज बात होगी 2 विषयों पे आज बात होगी। एक बात होगी ये देवताओं और दैत्यों के दिन पर बात होगी, ठीक, और दूसरी बात होगी पितरों के दिन की बात होगी। दो मान और इन्होंने इसमें बोले हैं, एक दिव्य मान बोला है और एक पितृमान बोला है। तो इन दोनों मानों को हम देख लें। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने, देखिए ये अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो इसको थोड़ा आगे कर दूं मैं तो, या शायद पीछे जाने से दिखेगा पूरा। तो अब ये क्या है कि ये एक मैंने बनाया है, ये एक क्षितिज है। इस क्षितिज में देखिए ये एक ये अहोरात्र, इस प्रकार से अहोरात्र वृत्त बन रहा है। चलो इसकी बजाय मैं इस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए होता क्या है, इससे समझते हैं। ये होता क्या है कि ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक। अब इस पृथ्वी में मुझे दिन और रात कैसे होते हैं, सवाल ये है, दिन और रात की परिभाषा क्या है। तो दिन की परिभाषा क्या है कि दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शनम, दिनेश का जब दर्शन होता है तो उसे दिन बोलते हैं, और जब दिनेश का मतलब सूर्य, तो जब सूर्य का जब से जब तक दर्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा,
वही आपका हो जाएगा दिन, ठीक है। और जब जैसे अभी सूर्य का दर्शन हो रहा है, तो सूर्य का दर्शन हो रहा है इसलिए हम इसे दिन बोलते हैं। जब सूर्य का दर्शन नहीं होगा तो वह समय क्या कहलाएगा? वह कालखंड रात्रि कहलाएगी। ये बहुत सामान्य सी बात है। तब सूर्य का दर्शन क्यों होता है? मूल बात यह है, तो सूर्य का दर्शन इसलिए होता है क्योंकि सूर्य आपके क्षितिज के ऊपर आ जाता है। ये तो क्लियर है ना। जब हम उदय की बात करते हैं, सूर्योदय की बात, सूर्योदय से ही सूर्य दिखना आरंभ करता है। तो सूर्योदय के समय, सूर्योदय का क्या मतलब हुआ? सूर्योदय का मतलब हुआ कि जब आपके क्षितिज पर सूर्य का दर्शन हो। क्षितिज किसे कहते हैं, तब सवाल ये आया। तो देखिए, क्षितिज किसे कहते हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो क्षितिज की परिभाषा मैं पहले बता दूं आपको। तो जहां जो व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति का के ठीक सर के ऊपर ये मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है, इस पॉइंट पे है ये व्यक्ति, तो इसके ठीक ऊपर यहाँ इसका खमध्य कहलाएगा, ठीक है। जब ये व्यक्ति यहाँ पे स्थित है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, थोड़ी सी तो असुविधा रहेगी लेकिन फिर भी। तो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का ये हो गया खमध्य, ठीक। और इस खमध्य से हम क्या करेंगे? खमध्य का मतलब हुआ उसके ठीक सर के ऊपर का हिस्सा, ख यानी आकाश, आकाश का मध्य। तो हर का खमध्य अलग अलग होगा। देखिए, मैंने जैसे यहाँ एक व्यक्ति का खमध्य बनाया है, कोई व्यक्ति यहाँ होगा तो इसका खमध्य ये पॉइंट हो जाएगा, कोई यहाँ होगा तो इसका खमध्य फिर आपको ऐसे देखना पड़ेगा, इसके लिए ऐसे करना पड़ेगा आपको पृथ्वी को, ठीक। कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है तो इसका खमध्य फिर आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी आकाश बदल जाएगा, है कि नहीं। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि जो व्यक्ति जहाँ है, जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ पे है पृथ्वी में, अब इसका खमध्य हो गया इसके ठीक सर के ऊपर ये। अब इस खमध्य से आप क्या करेंगे? एक आर्क, एक चाप बनाइए। तो ये चाप कैसे बनेगा? ये चाप ऐसे गिरेगा, ठीक। ये गिरा और इसको चारों ओर ऐसे घुमा दीजिए। तो ये जब घुमाएंगे तो इससे क्या बनेगा? इससे क्षितिज वृत्त बनता है। तो इसीलिए क्षितिज वृत्त की परिभाषा क्या है? क्षितिजम च ख स्वस्तिकात नवत्यम चाप व्यासार्धेन उत्पादितम वृत्तम। क्षितिज किसे कहते हैं? तो क्षितिज वृत्त, क्षितिज वह है। क्षितिज की परिभाषा क्या है? तो कहा कि स्व खमध्यात, मेरा जो खमध्य है, मेरा खमध्य कौन सा होगा? तो मैं यहाँ हूँ तो मेरा खमध्य यहाँ हो जाएगा। मैंने जैसे कि आपसे कहा, कोई व्यक्ति यहाँ है तो इसका खमध्य ये पॉइंट हो जाएगा, है। कोई व्यक्ति यहाँ है तो इसका खमध्य ये पॉइंट हो जाएगा। तो सबके अपने अलग अलग खमध्य हैं, सबका अपना अलग अलग आकाश है। तो ये जो खमध्य है, जिसका जो भी खमध्य होगा, उस पॉइंट से क्या करेंगे? एक हम एक चाप ऐसे गिराएंगे 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का चाप जाके यहाँ गिरेगा और इसी को चारों ओर घुमा देंगे। तो ये इसका क्या बन जाएगा? इस व्यक्ति का जो यहाँ रह रहा है ना, इसका क्षितिज बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं गर्भीय क्षितिज भाई, क्योंकि ये तो पूरे पृथ्वी को इसने बांट दिया ना, ये पृथ्वी पर पूरा आ गया। ये पूरे व्यक्ति तो यहाँ रह रहा है, तो इस गर्भीय क्षितिज के पैरेलल, इसके पैरेलल क्षितिज कहाँ होगा? इसके पैरेलल क्षितिज ये हो जाएगा, बराबर समानांतर। जो ये क्षितिज बना ना, इस क्षितिज के समानांतर ये क्षितिज है इसका, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसे पृष्ठीय क्षितिज कहते हैं। एक हुआ गर्भीय क्षितिज, एक हुआ पृष्ठीय क्षितिज। मैं एक बार दोबारा कहता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्षितिज की बात मैंने इसलिए की कि मैंने आपसे कहा कि देखिए, सवाल क्या था, प्रश्न यहाँ ये था कि आपने ये बोला कि सूर्य का जो एक वर्ष होता है, सूर्य का एक वर्ष देवताओं का अथवा दैत्यों का एक दिन होता है। वो ऐसा कैसे? इसका कारण क्या है? यही तो उन्होंने बोला कि रवेश चक्र भोगोर कवर्षम प्रदिष्टम द्युरात्रम तु देवासुराणाम तदेव, अर्थात देवानाम असुराणाम वा तदेव द्युरात्रम तदेव सएव अहोरात्रः खलु। ये बात उन्होंने कही, भास्कराचार्य ने कहा। मतलब इसको अगर हिंदी में कहें तो और स्पष्ट तो क्या कहेंगे कि जितना टाइम मैंने बताया ना, जितना टाइम सूर्य को एक चक्र का भोग करने में लगता है, दैट इज कॉल्ड 1 सोलर ईयर। इस सौर वर्ष में ये जितना समय में हुआ, उतने समय में देवताओं का अथवा दैत्यों का उनका एक दिन होता है, ठीक। यानी हमारा एक सौर वर्ष देवताओं अथवा दैत्यों के एक दिन के बराबर होता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसके पीछे? तो इसके पीछे के कारण को ही मैं इन यंत्रों से, कल्पित यंत्रों से समझाने का प्रयास कर रहा था। तो देखिए, उसमें मैंने आपसे ये बात कही कि
जब इन्होंने ये बोला कि देवताओं का दिन एक दिन होता है, तो अब सवाल ये है कि दिन तो हम लोगों का भी होता है, और हम लोगों का दिन कैसे होता है? हम लोगों का दिन ऐसे होता है कि जैसे ही क्षितिज, मान लीजिए ये एक क्षितिज है, एक क्षितिज पर जैसे ही सूर्य आ गया, मेरे लिए, इस व्यक्ति के लिए दिन हो गया, और फिर ये एक सूर्य ऐसे उठते 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 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका मध्याह्न हो जाएगा, ये पश्चिम में हो गया तो ये यहाँ पे अस्त हो गया, और फिर सूर्य दिखना बंद हो जाएगा, ये अर्धरात्रि, और फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये तो हमारे लिए होता है, हैं? और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 24 घंटे में हमारा एक दिन एक रात पूरी हो जाती है। तब प्रश्न यहाँ ये उठा कि अगर मनुष्यों का इस प्रकार से 24 घंटे में ही दिन और रात हो जाती है, तो देवता कौन ऐसी विशेष चीज़ है, या वो कैसी, उनका क्षितिज कैसा है, या वो कहाँ रह रहे हैं कि उनका पूरा एक वर्ष तक दिन और रात होती है? तो इसको उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको उनके क्षितिज को समझना पड़ेगा, देवताओं के क्षितिज को समझना पड़ेगा। जैसे हमने अपने क्षितिज को देखा कि भाई हमारा क्षितिज ये है, हमारे क्षितिज पे सूर्य आया, सूर्योदय हुआ, यहाँ पे आया, मध्याह्न हुआ, यहाँ सूर्यास्त हो गया, यहाँ मध्य अर्धरात्रि हो गया, फिर ऊपर इस तरीके से ये हमारा प्रतिदिन का 24 घंटे का चलता है। देवताओं का ऐसा कौन सा, ऐसे किस जगह पे रहते हैं, वो कौन सा क्षितिज है जहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो रही है? यही बात हो गई ना, जब एक वर्ष उनका एक अहोरात्र हो गया, तो इसका मतलब एक वर्ष बराबर उनका देवताओं के हिसाब से 24 घंटे, यानी कि एक वर्ष में 6 महीना दिन और 6 महीना रात, यही बात हुई। तो अब इस प्रश्न के जवाब में हम इस सब विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा क्षितिज है, उसी प्रकार से देवताओं का भी क्षितिज होता है। तो उनका क्षितिज कौन सा होता है? तो क्षितिज के लिए ही मैंने आपको बताया था कि क्षितिज का निर्धारण कैसे करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि 2 तरीके हैं क्षितिज, 2 प्रकार का क्षितिज आप कह सकते हैं। पहला तो क्या हो गया कि जहाँ पे जो व्यक्ति है पृथ्वी पर, मान लीजिए यहाँ है, तो ये अपने ठीक सर के ऊपर इसका ये खमध्य हो गया, वहाँ से 90 अंश का चाप गिरा लीजिए, वो चारों ओर पृथ्वी घुमा दीजिए, तो ये इस व्यक्ति का गर्भीय क्षितिज हो गया, यानी पूरे पृथ्वी पर उनके को काटते हुए, उसके गर्भ से होते हुए, केंद्र से होता हुआ जाएगा ये। तो अब गर्भीय क्षितिज से इसको कैसे फायदा होगा इस व्यक्ति? तो अब ये जो गर्भीय क्षितिज एक बार आपने बना लिया, फिर इसके पैरेलल, जैसे यहाँ पे है ना, ऐसे ही एक पैरेलल यहाँ पे आप बना लीजिए, एक धरातल बना लीजिए, वह इसका, इस व्यक्ति का पृष्ठीय क्षितिज होगा। और इसी पृष्ठीय क्षितिज से मतलब है, यानी इस पृष्ठीय क्षितिज का, यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ एक ये मान लीजिए ये इसका पृष्ठीय क्षितिज हो गया, ठीक। अब इसके पृष्ठीय क्षितिज पे जब सूर्य यहाँ आएगा तो इसके लिए सूर्योदय, ये यहाँ पे जब इसके खमध्य में आया तो सूर्य मध्याह्न, इधर गया तो सूर्यास्त, और इधर चला गया तो अर्धरात्रि, इत्यादि ये बातें हो गई। अब ये तो हो गया हमारा। अब सवाल ये है कि देवताओं का ऐसा कौन सा क्षितिज है जहाँ पे उनके लिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसको समझने के लिए हमको फिर पूरी पृथ्वी को समझना पड़ेगा। तो अब पृथ्वी को ही मैं सीधे पकड़ लेता हूँ। देखिए ये है पृथ्वी, और देवता या दैत्य रहते कहाँ हैं? तो देवता या दैत्य रहते हैं ये इन पोल्स पे रहते हैं, पोल्स पे रहते हैं, देवता रहते हैं, दैत्य रहते हैं, मतलब कि अब इंद्रदेव का यही वास है। ये ऐसे नहीं है, इतना सामान्य नहीं है ये सब विषय। इसमें आदि देखिए भारतीय जितना भी परंपरा, शास्त्रीय परंपरा है, ये इसके 3 पर्सपेक्टिव हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, 3 स्तर है। तो आधिभौतिक अभी स्तर की हम बात कर रहे हैं, आधिदैविक और आध्यात्मिक को छोड़ दीजिए, यानी इंद्र इत्यादि देवता का की चर्चा, और फिर आध्यात्मिक स्तर पे हमारे शरीर में उनका क्या, किस प्रकार से स्थान है, अभी इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ नितांत भौतिक पिंड पर चर्चा कर रहे हैं, भौतिक शास्त्र की बात कर रहे हैं, खगोल शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो खगोल शास्त्र के हिसाब में, उसके पैरेलैंस में, एस्ट्रोनॉमी के पैरेलैंस में आपको बोलना पड़ेगा कि ये है देवताओं का स्थान और ये है दैत्यों का स्थान। ये इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा, यानी पोल्स सीधे सीधे कहें तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ देवता और दैत्य रहते हैं। तो जब यहाँ देवता और दैत्य रहते हैं तो इनका क्षितिज, इनका 6 महीने का दिन 6 महीने की रात क्यों होती है? तो रीज़न ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब मान लीजिए ये देवताओं का, यहाँ देवता रह रहे हैं, तो अब देवताओं को टेढ़ा मत रखिए, अब देवताओं को थोड़ा सीधा कर लीजिए। तो ये हमने कर दिया देवताओं को सीधा, ठीक। अब देखिए ज़रा गौर से,
होता क्या है, यहाँ ये पोल उत्तरी ध्रुव स्थान है, यहाँ पर देवता रह रहे हैं, इनका ये खमध्य हो गया है, और इस खमध्य से जब आपने 90 डिग्री का एक चाप, देखिए 90 डिग्री का चाप गिरा भी हुआ है ना, ये देखिए ये 90 डिग्री का चाप ऑलरेडी गिरा हुआ है, ये देखिए। तो हुआ क्या कि इस यहाँ देवता रह रहे हैं उत्तरी ध्रुव स्थान पे, उत्तरी ध्रुव स्थान पे देवता, और इन देवताओं का ये हो गया खमध्य, इस खमध्य से 90 डिग्री का ये चाप आपने लगाया, और इसी को चारों ओर आपने ऐसे घुमा दिया, इसको, इस चाप को। तो ये क्या बन गया, ये एक क्षितिज वृत्त बन गया। किसका बना, इसका बना, जैसे कि मैंने अभी अपना बना के दिखाया, ठीक उसी प्रकार से ये देवताओं के लिए। तो जो इनका पृष्ठीय गर्भीय क्षितिज जो बना, वो देखिए कहाँ से जा रहा है, वो एकदम यहाँ से जा रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में तो सभी बांटेंगे, ये भी बांटेगा। तो हुआ क्या कि देवताओं का जो क्षितिज वृत्त है वो ये होता है, ये देवताओं का क्षितिज वृत्त। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं इक्वेटर। अब देख लीजिए, मैंने पृथ्वी को एकदम उसकी मूल स्थिति में ले आके रख दिया है, यानी कि टिल्टेड, यानी 23.5 अंश जो झुकी हुई है, वरना सीधे ऐसे रहती। तो हुआ क्या कि ये उत्तरी ध्रुव स्थान है, ये दक्षिणी ध्रुव स्थान है। तो दोनों ही में से किसी से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। आप देवताओं के स्थान से इस बात को कह सकते हैं, या फिर दैत्यों के उससे कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, ठीक। ये दैत्यों का स्थान है, दैत्यों के स्थान से भी ये यहाँ दैत्य रह रहे हैं, 90 डिग्री का ये इनका हो गया, ये खमध्य हो गया इनका, और इससे जब 90 डिग्री का आप चाप गिराएंगे तो वो चाप भी फिर ऐसे सीधे यहाँ गिरेगा और ये बन जाएगा, ठीक, ये एक बन जाएगा। तो चाहे देवता हो और चाहे दैत्य हो, दोनों के लिए क्षितिज वृत्त जो होता है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसे हम भूमध्य वृत्त कहते हैं, ठीक। जो देवताओं का यानी उत्तर ध्रुव पर रहने वाले हों चाहे दक्षिण ध्रुव पर रहने वाले लोग हों, इन दोनों का ही क्षितिज वृत्त क्या हुआ, यही भूमध्य वृत्त, जिसे आप इक्वेटर कहते हैं, दैट इक्वेट्स द अर्थ इन 2, ठीक है। इक्वेट्स कह दिया तो इसका, और 2 कह दिया, खैर 2 में भी इक्वेट हो सकती है कोई चीज़, 3 में भी इक्वेट हो सकती है, बहरहाल। तो क्या हुआ कि तो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर क्या करता है, इसे ये है, ये देखो ना, ये देखिए, ये पैसिफिक ओशन से होता हुआ जा रहा है, ये देखिए, ये इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर है यही भूमध्य वृत्त कहलाता है, विषुवत वृत्त कहलाता है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हिस्सा कहलाता है इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो ये विषुवत वृत्त इस काम को करता है। तो हुआ क्या कि जब यहाँ जो रह रहा, जो व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर रह रहा है, उसका क्षितिज चूंकि यही है, तो उसके क्षितिज पे जब यहाँ सूर्य, जैसे ही यहाँ आएगा सूर्य जैसे ही इधर आया, इसके लिए उदय हो गया, और इसके लिए सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ तक पूरा 6 महीने तक सूर्य के इसको दर्शन होते हैं इस व्यक्ति को, क्योंकि इसका क्षितिज क्या है, ये जो आपका भूमध्य वृत्त है यही इसका क्षितिज हो गया, और क्षितिज से ऊपर सूर्य, इस भूमध्य वृत्त से ऊपर सूर्य 6 महीने रहता है। देखिए सूर्य जो है भूमध्य वृत्त से 6 महीना उत्तर और 6 महीने दक्षिण रहता है, ठीक है। इस बात को अभी ऐसे नहीं हो तो आप वैसे ही देख लीजिए, पंचांगों में भी देखिए आप, उत्तर गोल दक्षिण गोल ये लिखा रहता है, दक्षिण गोल 6 महीने, उत्तर गोल 6 महीने। अभी दक्षिण गोल चल रहा है, दक्षिणायन भी चल रहा है, ठीक है। तो दक्षिण गोल का मतलब क्या हुआ कि जब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना हो के सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में हो, नीचे वाले हिस्से में हो, तो अभी, और ये 6 महीने तक रहेगा। विषुवत वृत्त से नीचे 6 महीने तक सूर्य रहता है, विषुवत वृत्त से ऊपर 6 महीने तक रहता है सूर्य, ठीक। तो ये सूर्य 6 महीने तक जब इसके क्षितिज से ऊपर रहेगा, इस देवता का क्षितिज क्या हो गया, यही विषुवत वृत्त हो गया। इस विषुवत वृत्त से ऊपर रहने के कारण, चूंकि विषुवत वृत्त से ऊपर यानी क्षितिज, फिर से कहता हूं, क्षितिज वृत्त उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर रहने वाले के लिए क्षितिज वृत्त विषुवत वृत्त है या भूमध्य वृत्त है। अब ये तो एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि भूमध्य वृत्त या विषुवत वृत्त से ऊपर
से ऊपर 6 महीने, उत्तर में 6 महीने और दक्षिण में 6 महीने सूर्य रहता है। तो जब विषुववृत्त से उत्तर में 6 महीने रहेगा तो इसको दिखाई देगा, क्योंकि इसके क्षितिज से ऊपर आ गया। ठीक, इसलिए 6 महीने तक, जब तक कि सूर्य विषुववृत्त या भूमध्य वृत्त से उत्तर में है, तब तक इसके लिए दिन रहेगा। अच्छा, तो जब इसके लिए दिन हुआ तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए वो रात हो जाएगी, क्योंकि यही क्षितिज वृत्त उसका भी काम करेगा। लेकिन हुआ क्या, इस क्षितिज वृत्त से ध्रुव स्थान पर स्थित व्यक्ति के लिए वो सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वह विषुववृत्त से उत्तर यानी ऊपर की ओर है। तो विषुववृत्त से ऊपर होने के कारण इसके लिए तो दिन हो गया, लेकिन इसके क्षितिज से नीचे चला गया, है ना। इसको आप समझना चाहें, अभी तो ऐसे ऊपर दिख रहा है, आप इसको ऐसे कर लीजिए तो देख लीजिए अपने आप हो गया ना। अब चूंकि इसके नीचे है, यानी उत्तर गोलार्ध में क्या हुआ है, तो इसके नीचे हो गया, इसके नीचे हो गया, तो इसके लिए दिन हो गया, रात्रि हो गई। दक्षिण ध्रुव वाले के लिए ये रात्रि है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। सूर्य अभी जब विषुववृत्त से उत्तर में चला गया, तो यानी सूर्य इसके नीचे चला गया। ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में है, यानी इसके क्षितिज से नीचे है, इसलिए इसके लिए रात्रि हो गई। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसलिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। मेरी समझ से बात क्लियर है। लास्ट एफर्ट और करता हूँ मैं, जिसको नहीं समझ आएगी। वैसे जो लोग हैं, जो ज्योतिष के लोग हैं, वो इन सब बातों को समझते हैं। इसमें थोड़ा सा भूगोल भी है, जियोग्राफी भी इसमें जुड़ी हुई है। और किसी दिन होगा तो मैं एक वीडियो भी उसका दिखा दूंगा, तो शायद ज़्यादा क्लियर और लोगों को समझ में आ जाएगी। मुझे चिंता जो पारंपरिक रूप से पढ़ रहे हैं उनकी है क्योंकि वो ये सब चीज़ें बहुत नहीं देखते हैं, बहुत नहीं उनकी कक्षाएं बहुत नहीं चल पाती होंगी शायद, और ख़ास करके इस लॉकडाउन में। बहरहाल, तो मैं एक बार लास्ट में फिर से कह के फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा कि दिन का मतलब हुआ कि क्षितिज से ऊपर सूर्य का होना, ये दिन है, और क्षितिज से नीचे सूर्य का होना रात्रि है। ये बात क्लियर है। ठीक, तो उत्तर चाहे दक्षिण ध्रुव पर रहने, उत्तर ध्रुव में रहने वाले देवता, दक्षिण ध्रुव में रहने वाले दैत्य या असुर, इनके क्षितिज से ऊपर जब सूर्य होगा, इनमें से जिसके क्षितिज के ऊपर होगा तो उसके लिए दिन, और ये जिसके क्षितिज के नीचे होगा उसके लिए रात। तो अब देखिए, इन दोनों का क्षितिज हो गया ये भूमध्य वृत्त। अब इस भूमध्य वृत्त या विषुववृत्त से 6 महीने सूर्य उत्तर ऊपर, या यूं कह लें कि इससे उत्तर में, और 6 महीने दक्षिण में रहता है। तो जब 6 महीने उत्तर में रहेगा तो दक्षिण गोलार्ध वाले के लिए वो दिखाई नहीं देगा। इसको अभी इतना समझे। तो जब नहीं दिखाई देगा तो उसके लिए रात्रि हो जाएगी। और जब सूर्य, यही सूर्य जो कि उत्तर गोलार्ध में था, जब ये दक्षिण गोलार्ध में चला जाएगा, तो दक्षिण गोलार्ध में जहाँ होने के कारण इसका जो क्षितिज है, इसके क्षितिज से नीचे हो गया, तो इसको दिखाई नहीं देगा, यानी उत्तरी ध्रुव वाले के लिए रात्रि हो गई। तो ये स्थिति 6-6 महीने की होती है, यानी विषुववृत्त से उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने सूर्य रहता है, और विषुववृत्त से 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो जब 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तर ध्रुव वाले के लिए वो दिखाई देगा, इसके 6 महीने उसका दिन। और जब दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो दक्षिण ध्रुव वाले के लिए दिखाई देगा, उसके क्षितिज में आने के कारण, तो उसके लिए दिन। ठीक, तो इसीलिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये तो इसलिए उन्होंने बोला कि रवेश चक्र भोगोर कवर्षम प्रदुष्टम द्युरात्रम तु देवासुराणाम तदेव अर्थात तदेव रवि वर्षम द्युरात्रम भवति देवानाम असुराणाम वा यस्य कस्यापि स्यात् तत् समकालिकमेव न भवति प्रत्युत समतुल्यम। मतलब कि एक वर्ष का देवता का भी दिन और रात होगा, एक वर्ष का असुर का भी दिन और रात होगा, लेकिन विपर्यास से होगा। विपर्यास से होगा मतलब कि जब या देवानाम रात, यद देवानाम दिनम तद दैत्यानाम सा दैत्यानाम रजनी, या च देवानाम रजनी तद दैत्यानाम दिनम। एकदम अपोजिट, जब उसका दिन तो इनकी रात, जब इनका दिन तो इसकी रात। दोनों अपोजिट है ना, दैत्य और देव तो अपोजिट हुए ना, तो उनका सब काम अपोजिट होना है। तो खैर, अच्छा, ये जो मैंने आपसे बात बोली, इसको आप देख सकते हैं जब आप चले जाएंगे पोल्स पे, चले जाइए तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर दिखाई भी देगी। पोल्स पे, चाहे आप नॉर्थ पोल पे जाइए चाहे साउथ पोल पे जाइए, आर्कटिक पे चाहे अंटार्कटिक में आप चले जाएंगे तो ये एकदम एविडेंट है, विजिबल है। यू कैन वॉच इट ऑन योर ओन आइज, हैं कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कैसे हो रही है। एकदम उस तरीके से सूर्य थोड़ा सा क्षितिज से ऊपर उठता हुआ
ऐसे जैसे मान लीजिए ये क्षितिज है ना, आप जब एक बार ध्रुवों पे जाएंगे तो क्या देखेंगे कि मैं मान लीजिए मैं ध्रुव पे चला गया तो मैं कैसे दिखूंगा कि सूर्य इस तरीके से 6 महीने के सूर्य की पोजीशन क्या होगी, सूर्य इस तरीके से उठेगा ऐसे ऐसे, और ये देखिए इस तरीके से ऊपर थोड़ा सा ऊपर होता होता 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने में यहाँ आएगा और फिर 3 महीने बाद नीचे होते 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 यहाँ जाकर समाप्त हो जाएगा। ये 6 महीने तक इस सूर्य की विजिबिलिटी बनी रहेगी उत्तरी ध्रुव में, और जितने समय तक 6 महीने तक इसकी विजिबिलिटी उत्तरी ध्रुव में बनी हुई है यानी इसके क्षितिज के ऊपर है, उतने समय तक दक्षिणी ध्रुव वाले के क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए उसके लिए रात हो जाएगी। इसीलिए अलास्का में क्या होती है, इंसोम्निया की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, अनिद्रा का रोग बहुत ज़्यादा होता है। साइबेरिया और उससे आप आगे चले जाएंगे, चाहे यूएस में आप अलास्का और अलास्का से और नीचे जाएंगे तो वहाँ इंसोम्निया हो जाता है, क्योंकि सूर्य ढल ही नहीं रहा है, नींद आदमी को पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ रहने वाले की भी ये स्थिति है। तो खैर ये एक जियोग्राफिकल टच हो गया, उसको जाने दीजिए। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो इंटरेस्टिंग बात मुझे बतानी है वो है जो अगला उन्होंने बोला था कि रवीन्द्रोर युते संजदर यावदन्या विधोर मासा एतच्च पैत्रम जुरात्रम। ये जो जुरात्र हुआ, पैत्र जुरात्र हुआ, ये इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि इसको ध्यान रखें आप लोग कि हर एक खगोलीय पिंड, मैं अभी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के पैरेलल्स में अगर बात करूँ आपसे तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो सब के सब एक्सियल, उन सब का एक्सियल रोटेशन होता है, यानी अपने अक्ष पर घूमते हैं, जैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है ना। इसी से दिन रात होते हैं, ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इस बात को कह रही है। हमारे यहाँ तो इसको स्थिर रखते हैं और प्रवाह वायु के द्वारा सबको घुमा देते हैं, तो दिन और रात की हम कल्पना कर लेते हैं। लेकिन जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है वो क्या कहती है कि इस प्रकार से एक्सियल रोटेशन होता है, अक्ष हैं ये अक्ष, और इन अक्ष पर ऐसे पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहती है। एक बात और मैं कहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से ये पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना, इसी प्रकार से चंद्रमा भी घूमता है, समझे मित्रों। और पृथ्वी जो ये घूमती है ना, इसे आप बोलते हैं ये जो इसका रोटेशन है ये 24 घंटे में होता है ना। 24 घंटे में दिन और रात हो जाती है। भाई आप इंडिया में हैं तो ये रहा इंडिया, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट, ये है इंडिया। अब ये इंडिया फिर ये 24 घंटे बाद ही फिर वो दिन इसमें होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे ये कहना है आपसे कि चंद्रमा का भी ऐसा होता है, और चंद्रमा का जो एक्सियल रोटेशन होता है वो उसकी रेट जो है वो उसके ऑर्बिटल रोटेशन के बराबर होती है। नई बात समझ में आई? देखिए पृथ्वी का क्या है, जलेबी आप लोगों ने खाई है? जलेबी कैसे बनाता है जलेबी वाला जलेबी वाला जलेबी बनाता है, ऐसे करता है और फिर आगे बढ़ जाता है, फिर ऐसे करता है फिर आगे बढ़ जाता है, फिर ऐसे करता है फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही तो करता है ना जलेबी, ऐसे ही तो छानता है वो, मैंने बनाता है, छानता तो बाद में है, पहले तो बनाएगा जलेबी। तो जलेबी कैसे बनाएगा? ऐसे फिर आगे ऐसे। तो इसने ये जो जलेबी बनाने की कला है ना, या विधि है, प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया प्रतिदिन पृथ्वी करती है। जलेबी बनाती रहती है। कैसे? इसीलिए सब लोग जलेबी बनाते हैं, हम लोग भी बातों की। क्या करती है पृथ्वी? ऐसे अपनी जगह पे घूमी और फिर आगे बढ़ी, फिर ऐसे घूमी फिर आगे बढ़ी, फिर ऐसे घूमी 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 आगे बढ़ी। इस प्रकार से ये दो इसका रोटेशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मोशंस इन मॉडर्न पैरेलल्स। मैं मॉडर्न पैरेलल्स में बात कर रहा हूँ आपसे कि आधुनिक खगोल शास्त्र ने क्या बोला कि पृथ्वी की जो दो गतियां हैं, इनमें एक कक्षीय यानी कि जिससे कि वर्ष कंप्लीट होता है, और दूसरा अक्षीय जिससे दिन और रात बदलते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे घूमी और आगे बढ़ी, फिर ऐसे घूमी फिर आगे बढ़ी, और इस प्रकार से अप्रॉक्सीमेटली एक अंश एक दिन बढ़ती है। इस तरीके से 360 अंश जो है, यानी एक चक्कर लगभग 360 दिनों में, 365 दिनों में पूरी कर लेती है ना। ये पृथ्वी का पूरा हो जाता है जिससे वो कक्षीय भ्रमण होता है। अच्छा, अब मुझे कहना यह है आपसे कि चंद्रमा का थोड़ा यूनिक है। चंद्रमा का यूनिक कैसे है, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक चीज़ जो गलत हुई वो ये हुई ना कि ये मैंने थोड़ा ऊपर रख दिया है। तो इसको थोड़ा सा वेट कीजिए।
मैं इन चीज़ों को इस पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये विजिबल और नॉट, देखिए कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। अब होता क्या है, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा, है ना, ये चंद्रमा है ना, इसको चंद्रमा मान लीजिए। ये चंद्रमा का रोटेशन कैसा होगा, देखिए चंद्रमा का रोटेशन ऐसा होता है, ये चंद्रमा है मान लीजिए, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चक्कर जो लगाता है, आप क्या समझते हैं, चक्कर ऐसे लगाता है? चक्कर लगाने के तो दो तरीके हैं, या दो तरीके मैं बता रहा हूँ आपको। दो तरीके कैसे हैं? एक तो ये है कि ये ऐसे ऐसे सीधे सीधे ऐसे ऐसे घूम जाए, है ना, ठीक, ये है ऐसे रहे, और ऐसे ये एक पिंड है और ये पिंड ऐसे घूमता हुआ और ऐसे, ये देख रहे हैं ना, इस प्रकार से। ये इसको मैंने इसीलिए ऐसे इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे जाएगा और ऐसे होते हुए और फिर ऐसे होते हुए ये इस डायरेक्शन इसकी नहीं चेंज हो रही, देख लीजिए एकदम सीधे ऐसे। ये चंद्रमा का मोशन, एक तो ये तरीका है। लेकिन एक्चुअली में चंद्रमा ऐसे मूव नहीं करता है अपनी कक्षा में। चंद्रमा कैसे चलता है? तो चंद्रमा, अब देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं इसको ऐसे किए देता हूँ। अब चंद्रमा का, मैंने आपसे क्या बोला कि चंद्रमा का भी अक्षीय और कक्षीय गति है। जब मैंने अभी आपको जो दिखाया वो उसकी कक्षीय गति थी कि अगर आप चंद्रमा को ऐसे स्थिर रखें तो ऐसे चंद्रमा ऐसे घूमते 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 ये घूमते 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 ऐसे आ गया, ये इसका अक्षीय भ्रमण है। लेकिन नहीं, इसका कक्षीय भ्रमण भी इसी के साथ होता है और इसी के रेट से होता है। यानी कि अब देखिए, इसके में तो अंतर है। इसका क्या है, इसका अक्षीय अपने अक्ष पे ये घूमेगा 24 घंटे में, एक दिन में, लेकिन ये अपनी कक्षा में भ्रमण करेगा 1 वर्ष में। तो ये दोनों इसके मोशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। चंद्रमा का अक्षीय और कक्षीय दोनों ही भ्रमण समान काल में होता है। तो अब वो कैसे होगा, ये देखिए आप, ये ऐसे होगा कि आप चंद्रमा को यूं मानिए। अब ये चंद्रमा देखते जाइए, अब ये स्कील की पोजीशन देखिएगा, ये है, ये इसकी पोजीशन। ये अब देखिए, इसमें दो गतियां हैं कि नहीं हुई? एक गति क्या हुई, एक गति तो सीधे सीधे ये इसके चारों ओर, जो पृथ्वी के चारों ओर इसने घूमा, एक तो ये गति हो गई इसकी, ठीक, इसका कक्षीय भ्रमण जिसे आप कह सकते हैं। एक दूसरी इसकी गति है, वो क्या गति है? वो गति ऐसे हुई कि ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, लेकिन इसकी चतुराई कितनी कर रहा है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है उसकी अक्ष की। देखिए अब वो पकड़ में कैसे आएगा, स्कील से पकड़ में आएगा। स्कील की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी, आपको चंद्रमा का अक्षीय भ्रमण भी पकड़ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, लाइक दिस, और फिर ये महाराज ऐसे होते 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 ये आ गए, ठीक है ना, ये हो गए। या इस पोजीशन में से आ जाना चाहिए था, इनफैक्ट मैंने सही नहीं किया है, ऐसे करते हुए ऐसे इसे ऐसे आ जाना चाहिए था। ये एक इस तरीके का रोटेशन चंद्रमा का होता है। इसीलिए आपने सुना होगा ये जो चंद्रयान रहा, चंद्रयान में क्या उन्होंने बोला कि अच्छा देखिए, अब इसको आप बारीकी से समझिए। फिर मैं चंद्रयान की बात करूंगा, फिर मैं पितरों की बात करूंगा। यहाँ मैं एक्चुअल में बात पितरों की करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं सारा प्रपंच मैंने किया है। देखिए ऐसा है कि भारत ने अपना चंद्रयान चंद्रमा पर उस जगह पे उतारने का प्रयास किया जिस पर आज तक किसी ने नहीं उतारा। वो जगह ऐसी कौन सी है जिस पर आज तक किसी ने नहीं उतारा, और क्यों नहीं उतारा, कारण क्या है? तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि जो ये चंद्रमा का मैंने आपको मोशन दिखाया, 2 प्रकार की जो मैंने आपको गति बताई, इन दोनों गतियों में चूंकि अक्षीय यानी रोटेशनल और ऑर्बिटल, ये दोनों जो गतियों का गति हैं वो एक समान चाल से ये बदल रही हैं, माने पोजीशन चेंज हो रहा है इनमें। इसलिए होता क्या है कि चंद्रमा का एक पक्ष ऐसा है जो कभी दिखाई नहीं देता है, एक धरातल ऐसा है चंद्रमा का जो कभी पृथ्वी को नहीं दिखाई देता है, पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति को वो दिखाई ही नहीं देगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए। गणेश जी अगर देख रहे हो तो गणेश जी भी देख ले रहे हैं।
ये तो गणेश जी तो विद्वान आदमी है खैर, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कह देते हैं। तो हमने ये कहा कि ये जो है ये मैंने आपसे यही बोला कि चंद्रमा का अक्षीय और कक्षीय दोनों भ्रमण समान गति से समान रेट से होता है, दर से होता है। तो अब देखिए कैसे, ऐसा कैसे होता है। अब इस पर ये जो कील मैंने आपको बना रखी है ना, ये इसी कील पे पितर, मान लीजिए कि यही पितर हैं, लेकिन अब मैं आपको इसको ऐसे दिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको ऐसे करके दिखाया था ना, अब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। ये मैं, अब देखिएगा इस पोजीशन को, देखिएगा इस पोजीशन को मैंने थोड़ा सा हरे से भी कर रखा है, और दूसरा तो एक पोजीशन ये हो गई और एक पोजीशन हाफ इस तरफ दूसरी तरफ है। यहाँ पे मैंने कील भी गाड़ रखी है और इसको मैंने पितरों का स्थान बना रखा है। अब आप थोड़ा सा इसको एक बार मैं मूव कराऊंगा और फिर उसके बाद आगे की बात कही जाएगी। देखिए मित्रों, बात यह है कि अब देखिएगा, फिर एक बार देखिएगा, क्या अब देखना आपको क्या है कि क्या ये हिस्सा दिखाई कभी पृथ्वी के सामने आता है कि नहीं, मुझे ये देखना है। आप देखिएगा कि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने ऐसे आ जाना चाहिए, चाहे इधर चाहे इधर, कहीं भी वो हिस्सा पृथ्वी के सामने रहे। ठीक, अब देखिए मैं इसको फिर मूव करा रहा हूँ। ये देखिए अब ये मूव करेगा और वो हिस्सा पितरों वाला ये हिस्सा है, इसको मैंने ऐसे रख रखा है। अब देखिएगा यहाँ से ऐसे ये चलेगा, ये ऐसे इस पोजीशन में नहीं है ना। अब देखिएगा ये देखिए हिस्सा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ये है, पृथ्वी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उस तरफ है ये वाला हिस्सा, इस तरफ पृथ्वी की तरफ नहीं है, पृथ्वी की तरफ ये वाला हिस्सा है, देख लीजिए आप चाहें तो, पृथ्वी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वाला हिस्सा है। तो अब फिर देखिएगा ये इस तरीके से मूव करता हुआ और ये ऐसे आ गया, यानी कि ये हिस्सा ऐसा है जो पृथ्वी की तरफ हुआ ही नहीं हुआ ना। फिर से एक बार करूं, देखिए ये है पितरों का हिस्सा, पितरों वाला हिस्सा, इसको मैंने इधर रख रखा है और अब मैं इसको मूव कराऊंगा। तो ये जब मूव करेगा तो ये देखिए, ये अभी भी ये पृथ्वी के सामने नहीं है पितरों वाला हिस्सा ये है। अब देखिए ये हिस्सा पितरों वाला आपकी तरफ है, पृथ्वी की तरफ नहीं है। पृथ्वी ये है पृथ्वी देख लीजिए, पृथ्वी इसके ठीक पीछे है, ये पितरों वाला हिस्सा है। और फिर इस तरीके से होते हुए ये अभी भी देखिए पितरों वाला हिस्सा इस तरफ है, देख रहे हैं ना आप। और फिर ये पितरों वाला हिस्सा इस तरफ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस मोशन का मतलब क्या हुआ, इस मोशन का मतलब ये है कि ये हाफ चंद्रमा का वो है जो कभी पृथ्वी के सामने आता ही नहीं है। और इसी हाफ में भारत ने चंद्रयान उतारने का प्रयास किया। तो वो हाफ जो कि दैट इज नॉट विजिबल whatsoever and whenever ये कभी भी विजिबल, इट इज नॉट विजिबल टू अर्थ, कभी भी ये पृथ्वी की तरफ नहीं विजिबल रहेगा। ऐसी प्लेस पे एक चीज को लैंड करना दैट यू कैनॉट सी, दैट यू कैनॉट व्यू, जिसको तो आप देख भी नहीं सकते हैं, वो सिर्फ सेंसर से आप उस पर निगाह रख सकते हैं, सेंसर से उनको आप पहचान सकते हैं कि हमने इस पर लैंड किया कि नहीं किया। तो ये एक बड़ी बात थी जो कि भारतीयों ने साहस किया और किसी ने वो साहस किया ही नहीं। चंद्रमा के उस हिस्से पर उन्होंने कभी नहीं उतारने का प्रयास किया, चंद्रमा के उस हिस्से पर उन्होंने नहीं उतारा कभी भी जो हिस्सा पृथ्वी के लिए विजिबल नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं, ये चाहे भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी वो हिस्सा विजिबल नहीं है, ये वाला हिस्सा। ठीक, अब इस हिस्से पर जो कि विजिबल नहीं है, इस पर कोई चीज उतारना, सो दैट यू कैन नॉट वॉच इट डायरेक्टली, आप इसको कभी नहीं देख सकते हैं, उस पर कोई भी चीज उतारना, दैट नीड्स इनॉर्मस प्रिसीजन, बहुत ज्यादा उसके लिए प्रिसीजन चाहिए। ये भारत ने लिया था। अब मैं आगे की बात करता हूं, अब इसको हटाइए, अब हम विषय पे आते हैं। अब देखिए विषय की बात करें तो पृथ्वी होता क्या, मैं ये अब सवाल ये था कि जो विधुर चंद्रमा जो चांद्रमास है, वो चांद्रमास ये कैसे हुआ, पितरों का दिन, एक चांद्रमास पितरों का एक दिन यानी कि 24 घंटा कैसे हुआ। अब मैं उसकी बात करता हूं। तो देखो मित्रों, अब इधर आप इस तरफ मानिए, किसको मानेंगे, सूर्य को मानेंगे। अब चंद्रमा और पृथ्वी के बाद अब एक और कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है सूर्य। अब सूर्य ने इधर से रोशनी मारनी आरंभ की, तो जब सूर्य इधर से रोशनी मारेगा तो पितरों की तरफ रोशनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला हिस्से पे, इस हिस्से पे जो कि इस तरफ है, इधर से इस पर, और ये वाला हिस्सा क्या होगा,
ये वाला हिस्सा ऐसा रहेगा, ठीक है ना, पृथ्वी की तरफ का हिस्सा, और खोल दूं ये ऐसे, देख लीजिए इस तरीके का रहेगा ये हिस्सा है। ये कौन सी स्थिति होती है? ये स्थिति अमावस्या की होती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। अब ये देख लीजिए, ये है अमावस्या, है ना, ठीक, क्लियर है ना बात। फिर क्या हुआ, फिर धीरे 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 जब ये अब जैसे जैसे मूव करेगा, वैसे चंद्रमा वैसे वैसे अब इसका वो उसका वह हिस्सा, इसके धरातल का वह हिस्सा जो कि प्रकाश में है वो हमें ज़्यादा दिखाई देना आरंभ होगा, जिसे ही हम कहते हैं कि कला का बढ़ना है, ठीक। तो अब देखिए आप, ये अब देखिए मैं इस तरफ से करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हुआ कि अब धीरे धीरे ये मूव करेगा, ये देखिए ये, और यहाँ आते आते ये स्थिति रहेगी, ये आधा पृथ्वी वाले के लिए, और फिर ये होते 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 ये देखिए ये पोजीशन ऐसी है, ये देखिए ये पोजीशन। अब इसमें क्या हुआ, ये हो गया, ये क्या हुआ, इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं, अब अभी थोड़ी देर के लिए सुविधा के लिए आप मैं ऐसे कर लेता हूं ताकि दोनों ही चीज़ें क्लियर दिखाई दें। अभी मुझे सूर्य को फिर से मैं करता हूं। देखिए अभी सूर्य को मुझे यहाँ से करना पड़ेगा ताकि आपको ये चीज़ें आराम से दिख सकें। देखिए ये मान लीजिए इधर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ अमावस्या हो जाएगी। इधर से ये सूर्य की रोशनी पड़ी है, ये हिस्सा सूर्य की तरफ वाला प्रकाशित रहा, और आपकी तरफ वाला ये हिस्सा अप्रकाशित है, यही अमावस्या है, ठीक। फिर होता क्या है, फिर जैसे जैसे ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ये थोड़ा हिस्सा इसका प्रकाश में आना स्टार्ट होगा, और ये पूरा हिस्सा देखिए मैंने पितरों वाला हिस्सा ढक रखा है। देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा जब पूर्णिमा पे क्या होगा, पूर्णिमा पर ये पूरा का पूरा प्रकाशित हिस्सा आपको दिखाई देगा चंद्रमा का। और फिर जब इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो आधा हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा हुआ, और फिर यहाँ आके ये पूरा ढक जाएगा। अब इसको इस पे दिखा पाना थोड़ा सा कठिन होता ही है, थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है हो। तो ये एक्चुअल में होता किस लिए है, ये होता है, मैंने जैसे कि आपसे पहले भी मैंने कहा कि चंद्रमा का अक्षीय भ्रमण और चंद्रमा का कक्षीय भ्रमण, ये दोनों की स्पीड सेम है, इस वजह से ऐसा होता है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि पर पितरों की क्या स्थिति होती है और क्यों वो दिन और रात इस प्रकार से होते हैं। तो देखिए होता क्या है, मैंने आपसे जैसे कि पहले कहा कि अमावस्या पे मैंने आपको बताया था कि होता क्या है अमावस्या पे, अब इधर ही कर लेते सुविधा के लिए, कि ये हो गया, ये अमावस्या की पोजीशन है ना, ये है पितर, और पितर का खमध्य हो जाएगा ये, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था। तो जब किसी की खोपड़ी पे सूर्य होगा, हमारे आपके खोपड़ी पे सूर्य, तो हम क्या बोलते हैं उसे मध्याह्न बोलते हैं ना। तो होता क्या है, अमावस्या के समय सूर्य यहाँ रहेगा, ये वाला हिस्सा जो है चंद्रमा का ये इस तरफ रहेगा, और ये हिस्सा आपकी तरफ है। तो आपके लिए अंधेरा, लेकिन पितरों के लिए, जो ये पितर हैं, इनके लिए पूरी पूरी लाइट इनकी खोपड़ी पर पड़ रही है, तो इसलिए अमावस्या उनका मध्याह्न होता है, ठीक है ना। अमावस्या क्या होता है, मध्याह्न होता है। और फिर जाहिर सी बात है जब ये मध्याह्न हो जाएगा तो पूर्णिमा क्या होगी, ठीक 12 घंटा, यानी कि पूर्णिमा उनके लिए ये स्थिति हो जाएगी, उनके लिए अर्धरात्रि हो जाएगी पूर्णिमा, ठीक है ना। पूर्णिमा उनके लिए क्या होगी, पूर्णिमा इस व्यक्ति के लिए अर्धरात्रि होगी, देख लीजिए क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, मैं एक बार फिर से कहूँ, फिर से कहता हूँ। देखिए जब अमावस्या होगी, अमावस्या की पोजीशन क्या है, अमावस्या की पोजीशन ये है कि आपके लिए चंद्रमा इनविजिबल है, सॉर्ट ऑफ इनविजिबल कह सकते हैं आप, फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लकीर टाइप की दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आप उसे इनविजिबल मानिए, दिखाई नहीं देता चंद्रमा, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता चंद्रमा।
तो ये चंद्रमा जो आपके लिए, चंद्रमा का वह हिस्सा जो पृथ्वीवासी के लिए अदृश्य है, उसके ठीक विपरीत वह हिस्सा जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में है, जिस पर कि पितर रह रहे हैं, वह पूरा पूरा प्रकाशित है। तो पूरा पूरा प्रकाशित होने का मतलब क्या हुआ कि पितरों के ठीक ऊपर सूर्य, ये है पितर, तो इसके ठीक, इनके ठीक ऊपर यहाँ पे, यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, इनके ठीक ऊपर इस तरीके से पड़ता है प्रकाश, तो इनके लिए ये मध्याह्न है, अमावस्या, ठीक। और इनके लिए अर्धरात्रि क्या होगी, जब इनके सूर्य इनके ठीक विपरीत दिशा में चला जाए, जैसे हमारे होता है। तो वो कब स्थिति होगी, जब पूर्णिमा होगी। अब पूर्णिमा लीजिए, पूर्णिमा में क्या हुआ, आपकी तरफ, इधर ही दिखा देता हूँ, अब कील को मैंने ऐसे कर दिया है, देख लीजिए। अब कील की तरफ का हिस्सा मैं ऐसे ढके देता हूँ, जिधर जिधर पितर है ना। तो अब क्या हुआ, ये मान लीजिए कि आपकी हो गई पूर्णिमा। तो पूर्णिमा पे क्या होता है कि आपकी तरफ वाला हिस्सा ये प्रकाशित है, लेकिन पितरों की तरफ वाला हिस्सा अप्रकाशित है, तो ये अर्धरात्रि हो गई। तो पूर्णिमा अर्धरात्रि हुई और अमावस्या क्या हो गई, पितरों की मध्याह्न हो गया है। और इनके बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक। तो कृष्ण सप्तमी इनके लिए सूर्योदय होती है और शुक्ल सप्तमी उनके लिए सूर्यास्त होती है, ठीक। अब उसकी पोजीशन को आप देख लीजिएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ, तो बोरियत भी हो रही है और असुविधा भी हो रही है। बहरहाल मैंने दो पोजीशन आपको बताई। कौन कौन सी बताई, एक अमावस्या की और एक पूर्णिमा की। अमावस्या की तरफ क्या, अमावस्या के समय क्या होता है, अमावस्या के समय ये अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा का ये हिस्सा जो कि सूर्य की तरफ है वो पूरा पूरा प्रकाशित होता है। इसलिए इनके लिए जो पितर यहाँ रहते हैं चंद्रमा के इस पृष्ठ पर, उनके लिए मध्याह्न हो गया। और वही पितर के लिए अर्धरात्रि कब हो जाएगा, जब ये चंद्रमा घूम के इस तरफ चला जाएगा, तब ये पितर जो यहाँ रह रहे हैं उनकी तरफ सूर्य का हिस्सा नहीं रहेगा, इसलिए इनकी तरफ अर्धरात्रि हो गई। और बीच में यानी कि यहाँ की बजाय यहाँ इस पोजीशन में उनका सूर्यास्त हुआ, यहाँ पे ये हो गया अर्धरात्रि और ये सूर्योदय हुआ, ठीक। यानी चंद्रमा जब इस पोजीशन में रहता है तो यानी कि कृष्ण सप्तमी को सूर्योदय, अमावस्या को मध्याह्न, शुक्ल सप्तमी सूर्यास्त और पूर्णिमा अर्धरात्रि। ये स्थिति किसकी बनती है, पितरों की बनती है। तो यानी पूरे महीने भर में जाके उनका एक दिन समाप्त होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि रवीन्द्रोर युते संयुतिर्यावदन्या विधोर मास एतच्च पैत्र्यम द्युरात्रम, वही पितरों का द्युरात्र यानी अहोरात्र होता है। ये उन्होंने बात कही थी। अब इसको बाकी इनोदय और सूर्योदय वाली बात क्लियर ही है। मैं इसकी टीका भी पढ़ चुका हूँ, रवि ही आवता, ये तो हो ही गया है सारा का सारा। अब दीपिका को देख लेते हैं, दीपिका को देखें या कि इनका वासना, एक बार वासना भाष्य देखते हैं कि वासना भाष्य में वो क्या कह रहे हैं। देखिए, वासना वार्तिक। तो वासना वार्तिक में नृसिंह दैवज्ञ की है वासना वार्तिक कि पूर्वम वर्षादि परिभाषा उक्ता अधुना देव वर्षादि सौरादि भेदेन नवधा भिद्यत इति मानानि आहर। अब वो 9 प्रकार के कालमानों की बात वहाँ आरंभ करते हैं कि रवेः 12 राश्यात्मक चक्रस्य पूर्वगत्या यावता कालेन भोगः। 12, मैंने इस चीज़ को पहले भी बता दिया था कि 12 राश्यात्मक चक्र है, उसका भोग जितने समय में रवि करेगा वही एक सह कालः रवि वर्षम इत्युक्तम अंश भोगः दिन प्रमाणम, और एक अंश का भोग जितने समय में करेगा वही उसका दिन हो जाएगा। रवि दिवसे सावन घटी प्रमाण ज्ञानम अनुपातेन। अब एक सौर दिन में प्रत्येक सौर दिन भिन्न भिन्न मान का होगा। क्यों? क्योंकि भाई सूर्य के ऊपर आधारित है, तो सूर्य कभी धीरे चलेगा कभी तेज चलेगा, तो इस एक अंश का भोग करने में कभी कम समय लगाएगा कभी अधिक समय लगाएगा। इस कम समय और अधिक समय को हम किस में मापेंगे? घटी में माप लीजिए आप, घटी से माप के आप इसको जान सकते हैं। तो उसका ज्ञान करते हैं। तो गति कलाभि षष्ठी घटिका सावना लभ्यन्ते तथा षष्ठी कलाभि किम इति लब्धम सौर दिवसे
कि गति कलाओं में जब 60 घटी सावन होता है तो षष्ठी कला भी 60 कला में कितना सावन दिन का मान होगा। देखिए इन्होंने क्या बोला कि गति की जितनी भी कला है उस कला में गति कला भी 60 घटी, जितने 60 घटी में जितनी कला चली उसको आप देख लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि 60 घटी में इतनी कला उसकी गति हुई, तब आप उसको पलट के हिसाब लगाएंगे। क्या करेंगे कि 60 घटी में मान लीजिए 58 कला सूर्य चला 60 घटी में, पूरा एक अंश नहीं चला, 58 कला चला, तो 60 घटी में 58 कला है। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि गति कला भी षष्ठी घटिका सावना लभ्यन्ते। तो अब उसको हम कैसे कहेंगे कि 58 कलात्मिक गति हुई तो 58 कला भी षष्ठी घटिका लभ्यन्ते। तो 60 कला में कितनी होंगी, 60 कला यानी एक अंश में कितना होगा। क्यों एक अंश में, एक अंश के क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको एक अंश का भोग जितने समय में हो रहा है उसे ही तो आप सौर दिन कह रहे हैं ना। तो सौर दिन काल में कितना, मुझे ये जानना है कि आज सौर दिन कितना बड़ा था, कल का सौर दिन कितना बड़ा था, आज का सौर दिन कितना बड़ा है, मुझे ये तुलना करनी है मान लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा सौर दिन को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक अंश का भोग जितने समय में करेगा वही एक सौर दिन हम मानेंगे। ठीक, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। एक अंश का मतलब क्या हुआ, एक अंश का मतलब हुआ 60 कला। तो उन्होंने ये एक नियम कर दिया कि सूर्य 60 कला का भोग जितने समय में करेगा वही उसका हम सौर दिन मानेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन हुआ क्या कि 60 घटी में कल उसने 58 कला का भोग किया था और आज उसने 59 कला का भोग कर लिया। ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे, हिसाब कैसे लगाएंगे। तो ये 58 कला चाहे 59 कला, इनके भोग से दिन तो सौर दिन तो नहीं बना ना। सौर दिन कब बनेगा, 60 घटी में कभी 58 कला चल सकता है, कभी 62 कला चल सकता है सूर्य, लेकिन सौर दिन उसे नहीं मानेंगे। सौर दिन कब मानेंगे, जब जितने समय में सूर्य 60 कला का भोग करेगा। यानी मेरी बात समझ में आ रही है, मैं एक बार दोबारा कहता हूं इस बात को। देखिए दो चीजें एकदम क्लियर हैं। पहली बात क्या कि 60 कला एक अंश का भोग जितने समय में रवि करेगा वही सौर दिन मानेंगे। रवे एकांश भोग काल एव सौरम दिनम इति अयम भावः। ठीक, तब इसका मतलब क्या हुआ, तब आप कहेंगे अरे साहब आज तो सूर्योदय से सूर्योदय में जो 60 घटी हुई थी उसमें आज सूर्य 59 कला चला, कल 58 कला ही चला था, उसके एक दिन पहले 60 कला चला था, इत्यादि इत्यादि अलग अलग मान हो सकते हैं सूर्य के। तो उन्होंने ये कहा, यहाँ पे टीकाकार ये कह रहे हैं, वार्तिककार ये कह रहे हैं कि देखिए हमें इस पे नहीं जाना है कि 60 घटी में सूर्य कितना चल रहा है, चलता हो कभी 58 कला चले, कभी 59 कला चले, कभी 60 चले, कभी 62 चले, कोई बात नहीं है। सौर दिन का मैंने निर्धारण कर दिया है। सौर दिन का निर्धारण क्या किया कि जितने समय में 60 कला का भोग कर लेगा। अब ये 60 कला का भोग जितने समय में किया, भले 60 घटी में ना कर सके तो हो सकता है 62 घटी में करे, तो 62 घटी में हम एक सौर दिन मानेंगे। और जब 60 कला का भोग वो 58 घटी में ही कर लेगा तब हम क्या कहेंगे, 58 घटी का ही एक सौर दिन मान लेंगे। तो सौर दिन के लिए क्या आवश्यक है, 60 कला का भोग। ये 60 कला का भोग सूर्य अगर तेज गति से चल रहा है तो कहिए कि 60 घटी से कम में ही कर ले, और अगर मंद गतिक है तो 60 घटी से ज्यादा समय भी ले सकता है। तो जितने घटी समय लगेगा उतने घट्यात्मक काल को आप एक सौर दिन कहेंगे। हैं कितने में, एक अंश के भोग में, यानी 60 कला के भोग में। 60 कला का भोग वो जितने घटी में कर लेवे, 60 घटी में करता है तो ठीक है, वेल इनफ। नहीं 62 घटी में करता है तो 62 घटी में एक सौर दिन हम मानेंगे। अगर 58 घटी में ही 60 कला का भोग कर लिया उसने तो हम 58 घटी का एक सौर दिन मान लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि गति कला भी षष्ठी घटिका सावना लभ्यन्ते। इतनी गति कला में अगर 60 घटी सावन मिलता है तो 60 कलाओं में कितना मिलेगा। क्यों 60 कला के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि 60 कला ही भोग जब सूर्य कर लेगा तभी उसको एक दिन कहेंगे। तो वो एक दिन का मान
काल के पैमाने पर, यानी काल का पैमाना यहाँ क्या प्रयोग किया है, घटी, तो उस घटी कभी 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 कम घटी में, कभी ज़्यादा घटी में हो सकता है। कितनी घटी में किया, इसी को निकालने के लिए उन्होंने बोला तथा षष्ठी कलाभि के मिति लब्धम सौर दिवसे सावन घटिका मानम, एक सौर दिवस में कितने सावन घटियाँ होंगी ये इससे तय हो पाएगा। ठीक है। मध्यगति मानम मही मिताद अहर गणात फलानी यानी तत्कलाह इत्याचार्य वक्ष्यति। ठीक है। अब आगे ये प्रमाण इच्छा च समान जाति आद्यंतयोस्तः फलमन्य जाति। अब ये अनुपात की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एक प्रमाण होता है, एक प्रमाण फल होता है, एक इच्छा होती है, एक इच्छा फल होता है। तो इस बात को कहें क्या, देखिए प्रमाण, और अब तो ये टेढ़ा कर रखा है ना, और आज ज़्यादा भी हो गया है। अब प्रमाण फल और इच्छा अनुपात, देखिए अनुपात की बात मैं इसको ऐसे ही कह देता हूँ। जब आप एक उदाहरण से समझ लीजिए कि 10 दिन में 100 किलोमीटर चलता है तो 3 दिन में कितना चलेगा। अब यहाँ 10 दिन प्रमाण फल हुआ 100 किलोमीटर है, 10 दिन में 100 किलोमीटर, तो 10 दिन प्रमाण फल कितना हो गया, 100 किलोमीटर। इच्छा क्या है, इच्छा है कि 3 दिन में मुझे जानने की इच्छा है, तो 3 दिन ये इच्छा हो गया। अब जो निकलेगा इच्छा फल कि 3 दिन में कितना, वही क्या हो जाएगा, वही इच्छा फल हो जाएगा। तो इसे ही हम एवरेज मैथमेटिक्स कहते हैं। जैसे कि हमने अभी किया, अभी मैंने मुंह से इस बात को बताई आपको कि भैया 60 ये मान लीजिए 58 कला एक दिन में सूर्य चला, तो 58 कला चलने में सूर्य को लगी 60 घटी। अब यहाँ प्रमाण क्या हो गया, 58 कला, और 60 घटी क्या हो गया, प्रमाण फल। ठीक, तो 58 कला 60 घटी में प्रमाण 58 कला 60 घटी हो गया आपका प्रमाण फल। इच्छा क्या है कि 60 कला गति कितने में समय करेगा, तो 60 कला इच्छा हो गई, तो ये जितने घटियों में होगा वही सावन घटी इच्छा फल हो जाएगी। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि प्रमाणम इच्छा च समान जाति आद्यंतयोस्तः फलमन्य जाति, कि प्रमाण और इच्छा समान जाति की होती हैं, और इसी प्रकार से इच्छा और प्रमाण फल और इच्छा फल समान जाति के होते हैं। समान जाति का मतलब समझ गया कि नहीं समझ गए, वही समान जाति मतलब कला और घटी, इसी की बात कर रहा हूँ। कि जब उसने बोला कि 58 कला 60 घटी में, अब प्रमाण है 58 कला है, और घटी ये कला अलग जाती है, घटी अलग जाती है, तो प्रमाण हो गया 60 कला 58 कला, और प्रमाण फल हो गया 60 घटी। अब इच्छा क्या है, इच्छा है 60 कला में कितना, तो अब देखिए प्रमाण और इच्छा दोनों ही की जाति बराबर समान हो गई, पर 58 कला और 60 कला, ये 58 कला प्रमाण है, 60 कला इच्छा है, और प्रमाण फल क्या हुआ 60 घटी, तो इच्छा फल जो निकलेगा वो भी घटी में ही निकलेगा। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तर निकलेगा वो समान जाति का होगा, किसके, प्रमाण फल के समान जाति होगा, यानी मुझे घटी में ही उत्तर मिलेगा, इस बात को यहाँ कहना चाहते हैं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, अब इसके बारे में बात कल करेंगे। मित्रों ये आप जानिए कि ग्रंथों में 2 चीज़ें होती हैं, इसीलिए जो प्राच्य ग्रंथ हैं, प्राच्य ग्रंथ कठिन जितने होते नहीं हैं उससे ज़्यादा कठिन लगते हैं। कारण क्या है, कारण है कि उनकी जो टीकाएं होती हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती हैं। खास करके अगर आप मरीचि टीका देखेंगे तो उलझ के उनके शब्दाडंबर में उलझ के रह जाता है मनुष्य, है ना। बात इतनी सी रहेगी लेकिन उसको इतना घुमा के कहेंगे कि सामान्य व्यक्ति को समझ ही में नहीं आएगा। शायद सामान्य व्यक्ति को न समझ में आए, या वही समझ सकेगा जिसके पास बुद्धि होगी, तो जिसके पास टीका को समझने की बुद्धि होगी वही शास्त्र भी पढ़ पाएगा। इस नियम से उन्होंने इस प्रकार से टीकाएं लिखी हैं, और इसके कारण ये ग्रंथ दुरूह लगते हैं। अभी जैसे ये वासना वार्तिक है, अब मैं वासना वार्तिक अगर पढ़ूंगा तो वो बहुत सारी उसमें बातें हैं, एक एक अक्षर। अब देखिए सारी बातें मैंने आपको इन श्लोकों की क्लियर कर दी, लेकिन अब वासना वार्तिक पढ़ना एक अलग चैलेंज है। उसको मैं कल नेक्स्ट क्लास में वासना वार्तिक पे ही बात करूंगा। वासना वार्तिक हम पढ़ेंगे। मैं इस सिद्धांत शिरोमणि के अध्ययन में मैंने 2-3 चीज़ें
साथ ली हैं। एक वासना भाष्य जो उनका स्वयं का है भास्कराचार्य का, एक वासना वार्तिक जो कि नृसिंह दैवज्ञ का है, और इसके अलावा केदारदत्त जोशी की दीपिका। इसको इन तीनों को लेकर हम अध्ययन करेंगे सिद्धांत शिरोमणि का। ये ग्रंथ कठिन नहीं है लेकिन लेंदी है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज मैंने बहुत सारा हिंदी में ही कहा विषय को, संस्कृत में फिर अगली बार संस्कृत में कह देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम। जिसको सूर्य सिद्धांत पढ़ना है वो मेरे फेसबुक पेज पे जा सकता है, चाहे संस्कृत शौर्यम पे जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, प्रणाम।